हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल देखेंगे, स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो देखेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज है वो देखेंगे, और अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं है तो भी देखेंगे क्या करना है। सारी चीजें जो है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल है और यहाँ पे डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे और कभी कभी रात को 9 बजे मैं एक एनालिसिस लेके आता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मार्केट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं या फिर किसी के अंदर हमारी पोजीशन है और वहां पे हमें क्या करना चाहिए उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे बात करता हूँ। कल रेलीज इंडिया की बात की थी, एनबीसीसी, ये सर मोटर्स और ये बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस मैं तकरीबन 125 स्टॉक्स का एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ काम की बात जो है आपको यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड मिल जाएगी। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत ही कम बात में करूंगा इसके अंदर। फंडामेंटली और मैक्सिमम जो है वो टेक्निकल्स के अंदर बात करेंगे कि ये जो लेवल है ये क्या कह रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस के अंदर देखिए, जो एनबीएफसीज होती हैं, जो एनबीएफसीज काम करती हैं उसी तरीके से ये काम करती है। इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो बड़े बड़े कस्टमर्स नहीं होते हैं, छोटे मोटे इनके कस्टमर्स होते हैं जो कि छोटा छोटा जो अमाउंट होता है वो डिसबर्स करते हैं। जैसे कि कोई छोटी किसी की दुकान हो गई, कोई वेंडर हो गया, या फिर कोई जो लारी वाले, ठेले वाले, इस तरीके के जो हो गए, सब्जी की दुकान हो गई, उन तरीके के कस्टमर्स को जो है ये यहाँ पे जो है लोन प्रोवाइड कराते हैं। और क्योंकि इसके अंदर रिस्क भी इनका ज्यादा होता है तो इनको इंटरेस्ट रेट जो है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे मिलता है। तो ये प्राइमरीली इनका बिजनेस है। उसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो सारी फैसिलिटीज जो है ये बैंक भी प्रोवाइड कराती है। तो ये मेनली इनका बिजनेस हो गया। अब डायरेक्टली चलते हैं फंडामेंटल्स के अंदर। कि फंडामेंटल्स के अंदर क्या कुछ रीजंस ऐसे हैं कि इसको कंसीडर किया जाए या ना किया जाए, वो बात करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 4,381 करोड़ की है। यहाँ पे जो इसकी बुक वैल्यू है वो 18 है और करंट प्राइस जो है 25 है। तो यहाँ पे स्कोप तो इसको इसके अंदर काफी अच्छा नजर आता है क्योंकि बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक है। यहाँ पे डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। आरओसी 6.08 है, हाल ही के दिनों में काफी कम हुआ है। हालांकि जो बैंकिंग जो बैंक्स वगैरह होते हैं इनके अंदर आरओसी देखने का मतलब नहीं होता है, एज वेल एज फॉर द डेट, क्योंकि डेट के अंदर बहुत सारा पैसा इनके पास में होता है जो कि ऐसे ये लैंडिंग मनी होती है। तो वहां पे जो है एज ए बोरिंग जो शो करते हैं, तो यहाँ पे उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 84 है, जो कि 75% सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से होती है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ 84% है। उसके कुछ रीजन होते हैं, आगे पीछे इनको जो है 75% की होल्डिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। प्लेस परसेंटेज यहाँ पे 0 है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, वो एक अच्छी बात है, निकल के आती है। अब क्विकली जो है इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बात करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे किस तरीके के अगर वो देखें तो रेवेन्यू के अंदर जो है जून 2021 के रिजल्ट जो है मार्च 2021 से अच्छे आए हैं, नो डाउट, लेकिन ये लाइफ टाइम हाई के रिजल्ट्स नहीं है। इंटरेस्ट कंपनी ने कंसिस्टेंट पे किया है। एक्सपेंसेस कंपनी के जो है पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं और इसी के रीजन से पिछले क्वार्टर के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा था, फाइनेंशियल प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे फिर से नहीं निकल रहा है, माइनस में जा रहा है। उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी के यहाँ पे जो है इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पे माइनस के अंदर है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस के अंदर है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे माइनस के अंदर है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे इसके गिरने की है वो इसका है नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर, जून और मार्च क्वार्टर के अंदर, सीधा सीधा बहुत ज्यादा इजाफा यहाँ हुआ है। ग्रॉस एनपीए पिछले क्वार्टर में भी काफी ज्यादा था और उसके बाद में इस क्वार्टर में तो और भी ज्यादा यहाँ पे एनपीए हो गया है। और नेट एनपीए की बात करें तो वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो है कम हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है इस स्टॉक के कंसोलिडेट होने का, इस स्टॉक के नीचे जाने का। और इट इज द बिगेस्ट रीजन कि ये स्टॉक जो है पिछले 2 क्वार्टर से जो है नीचे 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 गिरा जा रहा है, राइट। तो ये इसकी बात हो गई। अब यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो वो टीटीएम में नंबर कंसिस्टेंट है, पिछले साल भी कंसिस्टेंट थे। इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी कंसिस्टेंट पे कर रही है। फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी आई है ड्यू टू दैट एनपीएस ओनली। यहाँ पे अगर अदर इनकम की बात की जाए तो वो यहाँ पे कंसिस्टेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ जो है वो यहाँ पे कम हुआ है, माइनस में हुआ है ड्यू टू दैट एक्सपेंसेस ओनली। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो माइनस में हुआ है। बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स कंपनी ने यहाँ पे इंक्रीज किए हैं
पिछले साल में अच्छे खासे, और इस वाले साल में शायद इंक्रीज ना किया हो, लेकिन कंसिस्टेंट नंबर यहाँ देखने को मिलेगा। बोरोइंग कंपनी की इंक्रीज हुई है, दैट इज गुड, बिकॉज बोरोइंग जो है वो जो भी पैसा इनके पास में आता है हम और आप जैसे लोगों का, वो यहाँ पे बोरिंग शो करते हैं, तो इसके अंदर वरी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर और भी कुछ देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कंपनी ने अच्छा खासा किया है, दैट इज ए गुड थिंग। कैश फ्लो की बात की जाए तो कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव में है और अच्छे नंबर के साथ में कैश फ्लो है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो अच्छी खासी प्रमोटर्स के पास में 84% की होल्डिंग है, जो कि कंसिस्टेंट होल्डिंग है। एफआईआईज के पास में जो है होल्डिंग यहाँ कम की है एफआईआईज ने, और डीआईज ने अपनी होल्डिंग कम की, और जितनी होल्डिंग यहाँ कम हुई है उतनी ही होल्डिंग यहाँ है जो पब्लिक ने जो है यहाँ पे समेट ली है, पब्लिक के पास में है। तो तकरीबन 11% की होल्डिंग यहाँ पब्लिक के पास में है। 1% से नीचे वाले भी प्लेयर होंगे तो तकरीबन 7 से 9% या 7 से 9% के करीबन पब्लिक के पास में यहाँ अमूमन जो है होल्डिंग यहाँ पे होगी। तो अब यहाँ पे जो है फंडामेंटल में क्या चीज निकल के आती है, क्या कंक्लूजन है, तो फंडामेंटल के अंदर नो डाउट कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिस तरीके का बिजनेस कर रही है, जिस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर दिखती हैं वो अच्छी हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्योंकि एनपीएस का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ग्रॉस एनपीएस का, तो वो वहां पे देखने वाली बात है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से और देख के यहाँ पे काम करने की जरूरत है। और इसके रिगार्डिंग टेक्निकल्स के अंदर बात करेंगे कि पोजीशन हमारी क्या होनी चाहिए, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब जो टेक्निकल्स के अंदर चलते हैं वहां पे जाने से पहले इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे ये है कि वी हैव लॉन्च्ड आवर टेलीग्राम चैनल, जो कि एक कम्युनिकेशन के लिए रहेगा। कोई भी जो भी कम्युनिकेट मुझे आपको करना होगा वो वहाँ टेलीग्राम के रिगार्डिंग रहेगा। उसके अलावा मैं वहाँ पे जो भी पोजीशन मैं यहाँ पे बनाऊंगा या फिर जो भी मार्केट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे पोस्ट करूंगा। तो अगर आप चाहें तो उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा यहाँ पे अबाउट सेक्शन में। उसके अलावा जैसा आप इस वाले स्टॉक के अंदर गए तो यहाँ भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। फॉर डेमो पर्पज मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुका हूँ। तो इफ यू कैन सी यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही ऊपर ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे जाके जो है आप इस पे जाके और अपना जो है यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप डेली अपडेट्स के लिए कोई भी मेरी पोजीशन है उसके रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे मैं जो है कम्युनिकेशन के बेसिस पे यहाँ पे जो है अपडेट्स डालूंगा। तो यू कैन गो देयर एंड एक्सप्लोर। तो ये हो गई बात इसकी। अब चलते हैं टेक्निकल्स के अंदर कि टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या करना है। तो उसके लिए टेक्निकल्स के अंदर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो पिछले कुछ 1-1.5 महीने के अंदर तो देखिए बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर हुई है। नो डाउट इट इज शोइंग ए डाउन ट्रेंड और एक शार्प फॉल भी है यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में किसी भी तरीके की एक इंडिकेशन इसने नहीं दिया है कि बुलिश कैंडल बनाने का इंडिकेशन हो। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो मैं करता हूँ तो उसके अंदर जो है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें देखना चाहिए। हालांकि आई एम गोइंग टू मेक ए सेपरेट सीरीज ऑन दैट, जिसके अंदर मैं चार्ट पैटर्न्स पे बात करूंगा। फिर भी कल मैंने रैलीज इंडिया में थोड़ा डीप में जाके बात की तो काफी लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ टच करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी अगर आप देखेंगे ये एक फॉल के अंदर आया, फॉल के अंदर आने के बाद में यहाँ पे ये इसने डोजी कैंडल बनाई, राइट। डोजी कैंडल यहाँ पे एक पॉजिटिव में बनी, लेकिन इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि हमें यहाँ को इसको कंसीडर करके ऊपर जाना चाहिए, जाएगा स्टॉक और हमें पोजीशन बनाना चाहिए। नो, यहाँ पे हमें जो है इसके बाद वाली कैंडल देखनी होती है। अब इस वाले के बाद वाली कैंडल में क्या होता है, देखिए डोजी कैंडल में चांसेस क्या बनते हैं थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। डोजी कैंडल में अगर छोटी डोजी बनी यहाँ पे ग्रीन कलर की, और अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि एनगल्फिंग कैंडल बनेगी, राइट। एनगल्फिंग कैंडल इस तरीके से बनती है तो एक फॉल होता है। अब ये देखिए एनगल्फिंग कैंडल बनी यहाँ पे रेड के अंदर, तो ये यहाँ पे फॉल हुआ, राइट। और कहीं पे भी अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पे हमें इसको परचेज करना चाहिए। उसके बाद में आप देखोगे अगर यहाँ पे सपोज कीजिए एक रेड कैंडल बनती या फिर एक ग्रीन कैंडल ही बनती, लेकिन अगर रेड कैंडल एक डोजी कैंडल बनती और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनती जो कि इसको एंगल करके लेती और इसको भी इस विक को भी अपने अंदर ले लेती, अगर ये इस तरीके से बुलिश बनती यहाँ पे, देन इट विल बी ए गुड कंसिडरेशन कि यहाँ पे जो है एक मार्केट ये स्टॉक कह रहा है कि यहाँ पे जो है एक बाइंग आ सकती है और ऊपर जा सकता है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर भी हमें देखने चाहिए कि सपोज कीजिए ये जो सारा ड्रामा यहाँ पे हुआ, ये ड्रामा अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे आके अगर ये
बुलिश कैंडल बनती और अगर ये किसी को यहाँ पे ब्रेक करती, ब्रेकआउट देती किसी भी डीएमए को 50, 100 एंड 200, तो वहां पे एक और कंफर्मेशन हो जाता, राइट। तो इस तरीके से जो है हम जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनको एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा इसको मैंने टच किया है, क्योंकि थोड़ा सा लर्निंग पर्पज के लिए आगे जो भी पोजीशन आप बनाएंगे तो उसके अंदर जो है आपको यहाँ पे सहूलियत रहेगी। लेकिन मैं जो चार्ट पैटर्न का जो सीरीज बना रहा हूँ उसके अंदर मैं जो है आपको डिटेल के अंदर इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि हमें यहाँ पे जो है पोजीशन बनानी चाहिए, फर्स्ट बात। सेकंड थिंग कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शेयर नो डाउट बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है, बहुत ही अट्रैक्टिव। अगर आप देखेंगे लाइफ टाइम लो जो इसका है तकरीबन वहां पे ये पहुंचने वाला है, और लाइफ टाइम लो जो होते हैं उनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। लाइफ टाइम हाई एंड लाइफ टाइम लोज को ब्रेक करना इतना जो है इजी नहीं होता है। तो तकरीबन उस लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे रीजंस और बहुत सारे हैं कि इसको मैं यहाँ पे कंसीडर अभी नहीं करूंगा। उसका पहला रीजन तो ये है कि कोई भी मुझे प्राइस एक्शन में कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन यहाँ नहीं मिल रहा है कि मैं इसको जो है बुलिश में इसके अंदर हो जाऊं और मैं इसके अंदर अपनी पोजीशन बना लूं। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मुझे जब मिलेगा, जैसे यहाँ पे कोई डॉजी कैंडल बनती है, फिर एक बुलिश कैंडल बनती है, और वो बुलिश कैंडल किस तरीके की होती है उसके बाद में जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके अंदर पोजीशन बनाए या ना बनाए। दूसरा, जैसे ये रेड कैंडल बनी, अब यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल बनती है तो फिर हम इसको सोचेंगे, लेकिन जहां यहाँ पे रेड कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है, राइट। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी तरीके के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दैट इज व्हाई आई विल नॉट कंसीडर। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो एनपीएज इसके जो नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम करें क्या, यहाँ पे जो भी बाइंग अपनी नई बाइंग पहले सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात करता हूँ। जो भी अपनी बाइंग करना चाहते हैं, जो इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं, उनको सीधा सीधा मेरा सजेशन है कि यहाँ पे कोई क्लेरिफिकेशन यहाँ पे हमें मिले, कोई इंडिकेशन मिले, उसके बाद में हम इसको पोजीशन बनाएंगे। तो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर इसको डाल लीजिए, और क्योंकि ये ऑलरेडी लाइफ टाइम जो लो है वहां पे है, तो यहाँ पे अगर हमें कोई इंडिकेशन ऐसा मिलता है और अच्छे वॉल्यूम्स मिलते हैं देन वी विल कंसीडर दिस स्टॉक। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जिन लोगों के पास में ऑलरेडी इसकी होल्डिंग है, जो होल्ड करके बैठे हुए हैं, और मैं आपको बता दूं मेरे पास भी इसकी होल्डिंग है, मैं भी होल्ड करके बैठा हूं तकरीबन यहाँ पे 26 के लेवल पे 26 के लेवल पे नहीं, इस वाले लेवल पे मैंने कुछ बाइंग की थी। हाँ, 26 के लेवल पे मैंने कुछ बाइंग की थी। लेकिन अब मैं जो जिनके पास में ऑलरेडी होल्डिंग है वो क्या करेंगे, वो अब भी होल्ड करेंगे, नो डाउट। थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो है जो फॉल है वो यहाँ पे इतना ज्यादा मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि एक ये जो लो होगा वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है देन वी विल डेफिनेटली एग्जिट फॉर दैट टाइम। और उसके बाद में जब हमें बुलिश कैंडल मिलेगी, हमें लगेगा कि एक अप ट्रेंड के अंदर जा रही चीजें, देन वी विल कंसीडर दिस स्टॉक। तो क्लेरिफिकेशन शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैंने बता दी है कि यहाँ पे जिसको नई पोजीशन बनानी है उनको वेट करना है भी, अगर, और क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है, और अगर ये लाइफ टाइम लो तक भी जाता है उसके बाद में मुझे लगता है कि यहाँ तक में कोई ना कोई इंडिकेशन देगा, उसके बाद में वी कैन कंसीडर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। और जिसके पास में ऑलरेडी होल्डिंग है वो यहाँ पे होल्ड करके रखे हैं। यहाँ पे जो है डाउन साइड थोड़ा सा कम नजर आता है, और यहाँ पे जो है एक अच्छा इंडिकेशन जब मिलेगा देन वी कैन कंसीडर एंड वी कैन एवरेज। तो ये हो गई शॉर्ट टर्म वालों के लिए। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए इट इज अ गुड लेवल टू कंसीडर। आप यहाँ पे कंसीडर इसको कर सकते हैं 1/3 स्ट्रेटजी के थ्रू, यहाँ पे 1/3 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा और नीचे आता है तो 1/3, उसके अलावा और नीचे आता है तो 1/3। उसके बाद में जो है आराम से बैठ जाइए। आपको लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 1 साल होल्ड करके रखना है एंड इट विल गिव यू अ गुड रिटर्न। क्योंकि यहाँ पे इसका जो डाउन साइड जो है काफी आ गया है कोविड की वजह से, जो है इसके अंदर एनपीएस वगैरह हुए। उसके अलावा मार्केट के अंदर आपको पता ही है किस तरीके से पिटाई हो रही है मिड कैप और स्मॉल कैप की। तो दैट इज द सेकंड रीजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे और अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इसको रखेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी ए गुड बाय। बिकॉज यहाँ पे इसके सीधे सीधे लेवल में यहाँ पे देखता हूँ, जो कि मैं यहाँ से यहाँ पे भी नहीं निकलने वाला हूँ। इट इज 80% ऑफ रिटर्न। मैं एग्जिट करूंगा अभी। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं इसको परचेजिंग करूंगा, सॉरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से परचेजिंग करूंगा, तो मैं इस वाले लेवल से पहले नहीं निकलूंगा। एंड इट इज ए 133% ऑफ रिटर्न। एंड ट्रस्ट मी, इट कैन बी पॉसिबल इन 1 ईयर ऑल्सो, बिकॉज
इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जिस तरीके से बुक वैल्यू में इंडिकेशंस हैं, जिस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंडिकेशंस हैं, देन सो इसके अंदर जो है अपसाइड ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आने वाले जो शॉर्ट टर्म के का जो टाइम है उसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर हिकअप और आ सकता है और नीचे जा सकता है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी बनाए कि वन थर्ड इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में एक वन थर्ड करें, फिर वन थर्ड करें, फिर वन थर्ड करें, और उसके बाद में बैठ जाएं एंड वेट फॉर 1 year, इट विल गिव यू ए गुड रिटर्न, काउंट ऑन मी। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको सही लगी होंगी। तो इसी तरीके से हम जो एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, अगर चैनल, अगर इफ़ यू आर लाइकिंग देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सब लोगों से पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो मैक्सिमम पीपल आर सेइंग कि वी शुड हैव ए कम्युनिकेशन मेथड ऑन द, तो वहाँ पे जाके हम कम्युनिकेट कर पाएँ। तो और इसके अंदर जो भी कोई इंपॉर्टेंट बातें होंगी मार्केट आवर्स में, मार्केट के बाद में, कभी भी मुझे कोई कुछ चीज़ मिलेगी देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं वापस एक नए स्टॉक के साथ में, एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।